वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी डेट है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम सभी लोग देख लेते हैं। और ये है हमारा पेड ग्रुप। आपको इसकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कि आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ कल मैंने यहाँ पर 2 रिट्स के ऊपर और वीडियो डाली है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। शॉर्ट्स वीडियो को आपको उसमें से समझ में आएगा। रिट्स का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बाकी बचे हुए 2 और जो है सर्शरारी एंड कोवारंटो, उसके ऊपर भी आज अपलोड कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक से। सबसे पहला है सरोगेसी के ऊपर, फिर है पैलिएटिव केयर, उपशामक देखभाल, फिर एनवायरमेंट, जेंडर, लैंगिक असमानता। ये तो ऐसा टॉपिक है जो हर बार ही न्यूज में रहता है, मैं हर बार बताती हूँ। फिर है डब्ल्यूएचओ के ऊपर। तो सबसे पहला है सरोगेसी एक्ट 2021 का डिटेल में समझेंगे, पैलिएटिव केयर को भी। ये जब जितने भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग के तीनों आर्टिकल्स, ये मेन तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें से किसी में सरोगेसी एक्ट के ऊपर डिटेल में पूछ ले मेंस में। क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी यहाँ पर अविवाहित महिला है या एकल सिंगल है, ठीक है, सिंगल या अनमैरिड वुमेन है, वो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जो हमारा सरोगेसी एक्ट है, उसमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो एकल और अविवाहित महिलाओं को बाहर नहीं करना चाहिए। उस पर चिंता व्यक्त करी है। क्योंकि अभी यहाँ पे 44 ईयर की एक अनमैरिड वुमेन है, उन्होंने इस एक्ट के सेक्शन 2 को चैलेंज किया है। और उन्होंने ये बोला है कि जो प्रतिबंध लगा रहे हो ना, कि आप भाई अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसके लिए अलग रूल है, अनमैरिड वुमेन है और वो कोई सरोगेट मदर चाहती है तो उसके लिए अलग रूल है। तो ये जो रूल्स है ना, ये सिर्फ निराधार और गैर कानूनी है। ये भेदभाव भी करते हैं, ये अन्यायपूर्ण भी है। तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल 14 और 21 है वो छीना जा रहा है। एक महिला को इस बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। मतलब सरोगेसी के लिए उसको मैरिड होना जरूरी है, अनमैरिड और अगर सिंगल मदर कोई सरोगेट मदर बनना चाहती है या फिर अडॉप्ट करना चाहती है कुछ ऐसा, तो उसको यहाँ पर प्रॉब्लम करवाई जाएगी। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी जा रही है। तो सरोगेसी जो एक्ट है 2021 का, वो यहाँ पर सरोगेसी के बारे में सारा कुछ बताता है। वो ये कहता है कि भाई जो भी आपकी व्यावसायिक सरोगेसी है ना, वो नहीं आप कर सकते। हाँ, यहाँ पर जो है जो भी सरोगेट मदर होगी वो चिकित्सा के खर्च नहीं करेगी। उसको जो सरो मतलब जो भी यहाँ पर उस चाइल्ड को चाह रहा है, वो यहाँ पर सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को भुगतेंगे, मतलब वो। तो यहाँ पर परोपकारी सरोगेसी जो है उसकी अनुमति है, मतलब सरोगेट माँ का आवश्यक चिकित्सा जो खर्च है उसको छोड़कर अपनी गर्भावस्था हेतु आनुवांशिक माता पिता को बच्चों को सौंपने हेतु कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल सकता। कमर्शलाइज मना कर दिया गया इसमें, कि ऐसा नहीं कि इनको कोई पैसा दे दिया जाएगा। इसमें ये बोला है कि ऐसी फीमेल जो 25 से 35 वर्ष की आयु वाली है, सिर्फ वही यहाँ पर सरोगेट बन सकती है जिनके पास पहले से खुद एक अपना बच्चा हो। ऐसा बोला गया है कि सरोगेट माँ को अनिवार्य रूप से विवाहित ही होना पड़ेगा, और वो जो पूरा जोड़ा है वो अपनी मर्जी से, या महिला जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है आनुवांशिक संबंध चाह रही है। ठीक है, तो ये सब बातें बोली गई है। तर्कहीन बोला गया है इन बातों को, ये रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल तर्कहीन बोली गई हैं, क्योंकि इसमें तो फिर अगर कोई अविवाहित महिला है और वो सरोगेट होना चाह रही है, तो ये तो फिर उनको फिर फायदा ही नहीं मिलेगा इस चीज का कोई। क्योंकि ये जो पूरा रूल है, रेस्ट्रिक्शन है, ये तलाकशुदा महिलाओं से जुड़ा हुआ एकल महिलाओं सब पर लागू होता है। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि अगर कोई फीमेल मैरिड है, उसके पति की भी इच्छा है कि वो सरोगेसी में जा सके, सिर्फ तभी ये अलाउ किया जाएगा। वरना एक महिला को यहाँ पर, या फिर तलाकशुदा भी है तब भी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर एक फीमेल है, उसको एज के हिसाब से ये करना, एज का भी बैरियर लगा देना, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से सरोगेसी का कानून भारत में 2021 का चल रहा है, ताकि सरोगेट मदर को काफी फायदे यहाँ पे दिए जा सके। और उसमें यही बोला है कि सरोगेसी का मतलब होता है एक महिला
एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो उस बच्चे को अपने पास ना रख के जो भी पेरेंट्स उसको चाह रहे हैं, जो भी मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ उसको चाह रहे हैं, वो अपने बेटे को उसको सौंप देती है, बेटी को उसको सौंप देती है। ठीक है, यहाँ पर व्यवसायिक सरोगेसी नहीं होगी, ये जो है परोपकारी होगी, मतलब कि आप अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हो, उसके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, परोपकारी जो होगी उसमें कोई वित्तीय लेन देन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, और जो माता पिता है वो आनुवांशिक रूप से संबंधित उसी माता पिता के होंगे। मतलब अब जो है ऐसा नहीं कि सरोगेट मदर जो होगी वो उसी का बेटा कहलाएगा जिंदगी भर, नहीं। वो जिस 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 बच्चों को, जिस माँ बाप को उन्होंने उस बच्चे को सौंप दिया है, वो उन्हीं का बेटा आप कहलाएगा। ठीक है, तो ये है सरोगेसी का पूरा कॉन्सेप्ट जो इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक महिला जो या तो विधवा भी हो सकती है, तलाकशुदा भी हो सकती है, 35 से 45 वर्ष के बीच में है, और अगर कोई कानूनी रूप से विवाहित कोई पति पत्नी है, वो उसे यहाँ पर आते हैं उसके पास, तो सरोगेसी का विकल्प वो चुन सकती है। ठीक है, बस ये है कि कोई इस महिला को कोई कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, और यही जो है उसको विकल्प चुनना हो तो यहाँ पे किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। ये क्लिनिक्स यहाँ पर, ये सारा टेक्निक इसको बोला जाता है। इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि एक तो एज बैरियर लगा दिया गया है, और कमर्शियल नहीं हटा दी गई है। तो पहले क्या होता था कि अगर महिला इस तरीके से एक बच्चे को जन्म देके एक इच्छुक दंपति को सौंप देती है, तो उससे भी तो वो पैसा कमाती थी ना। मतलब ये मैं गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं एक पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि एक महिला के लिए ये उसका काफी बड़ा एक पैसों का एक स्रोत हो सकता था। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये महिलाओं की जो संख्या है ना, ये सब की वो सरोगेट बन सकती है, इसमें कमी आ गई क्योंकि इसमें वित्तीय कोई भी लाभ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा इसमें। और उसके बाद एक और एक्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2021 एक्ट। इसमें भी ये बोला गया कि भारत के अंदर जो प्रजनन प्रौद्योगिकी है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसमें ये बोला गया कि भाई पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे टेक्निक में क्या होता है, पूरे ये सरोगेसी में टेक्निक में होता क्या है कि जो मेल का स्पर्म होता है और जो सरोगेट मदर है उसका जो एग है, उनको फर्टिलाइज कराया जाता है ना। तो इसमें ये पूरा जो टेक्निक है, इसे को हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस एग को फर्टिलाइज किया जाता है लैब में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये बैंक होते हैं, एआरटी बैंक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बैंक होते हैं, जो कि अपना यहाँ पर पूरी की पूरी एग्स और इन सब की जो चीजें हैं वो सप्लाई करती है यहाँ पर इंडिया में। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो है वो फॉलो अप किया जाता है। तो ये एक पूरा आर्टिकल था, अभी हाल फिलहाल में पिटीशन आई थी, इसलिए ये आर्टिकल काफी न्यूज में चल रहा था, इसलिए आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आप इसको शॉर्ट में ही याद कर लो, पर आप सिंपल सिंपल वे में इसको याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, सिंपल वे में याद रख सकते हो। पढ़ते हैं हमारा अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल आपको बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होगा, उपशामक देखभाल, पैलेटिव केयर। तो ये पैलेटिव केयर अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में आ गई है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति है, उसको बहुत जबरदस्त कोई बीमारी हो गई, जैसे कि कैंसर, किडनी का कुछ हो गया, तो ऐसी केयर जिसमें उस पेशेंट की लाइफ को बेटर बनाने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर तीन तरीके से हो सकती है, साइकोलॉजिकल, उस पर्सन के मेंटल चीजों पे ध्यान देना, स्पिरिचुअल, और फिजिकल। तो ये जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। पैलेटिव केयर एक अप्रोच होती है उस बच्चे की, उस अडल्ट की लाइफ को बेटर करना, जो कि बहुत बहुत गंभीर समस्या से गुजर रही है, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देना, जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया। और इंडिया में जो है, अगर आप देखें तो पूरा जो हमारी भारत की आबादी है, वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाती है। इतना खर्चा होता है, 3.8 करोड़ पीपल तो ऐसे हैं, वो सिर्फ इसीलिए गरीब हो गए क्योंकि उनके ऊपर तो दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो केयर उनको नहीं है, उपशामक देखभाल उनके पास नहीं है। या आप रीड कर सकते हैं पैलेटिव केयर की डेफिनेशन, वो मैंने जो समझाई है एग्जैक्टली वही लिखी हुई है। ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि ये आपको ये उस तरीके से ध्यान दे रहा है उसको, मतलब यहाँ पे केयर ऐसी रखी जा रही है जिनको पता है कि ये पर्सन ठीक शायद ना भी हो,
ठीक है, यहाँ पर उपचारों से बचाने को भी प्राथमिकता दी जाती है, रोगी को यहाँ पर बताया जाता है कि इस तरीके की केयर आपको दी जा रही है। और भारत में इस चीज की बहुत कमी है। मैं ये बोलूंगी कि अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भारत में इम्प्रूव्ड है या बहुत है, नहीं है। इंडिया में पैलिएटिव केयर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडिया में ये चीज अलग से एक एसोसिएशन बनाई गई है इसके लिए, इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर करके बनाया गया, जो कि इस चीजों पे ध्यान देगी। अभी हाल फिलहाल में एक्चुअली में पूरा न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इनका भी अभी सबमिट किया गया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर का अक्टूबर 2023 में अभी हाल फिलहाल में संडे को पूरा इनका कंडक्ट किया सेमिनार। तो वहीं से ये पैलिएटिव केयर का ऑप्शन एक न्यूज में आ गया, और ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर इस पूरे हेल्थ मिशन के तहत ही इस पूरी केयर को भी दिमाग में रख के करने वाले हैं। जैसे कि ऐसी डिजीजेस होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जैसे डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल है। तो ये डिजीजेस को ध्यान में रखते हुए पैलिएटिव केयर को एक पूरा आर्टिकल भी इस पे बहुत बड़ा छपा था कैंसर कंट्रोल के ऊपर कि इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया में मैं बात करूं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे खासे रिच हैं। 1% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर पैलिएटिव केयर को एक्सेस कर पाए हैं, जो अच्छा खासा यहाँ पे पैलिएटिव केयर ले पाए हैं। वरना तो कोई ले तक नहीं पाया पैलिएटिव केयर। 1% सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा खासा जो पैलिएटिव केयर मिल जाती है वो केरल में मिल जाती है, बाकी किसी के पास ऐसा है ही नहीं। गवर्नमेंट खूब स्पेंड कर रही है, 1.35% अपने जीडीपी का कर रही है, बट फिर भी हमारे पेशेंट्स को इतना ज्यादा हेल्थ केयर पे पैसा खर्च करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। और पूरा का पूरा देखभाल करने में सरकार और जो हम पैसा लगाते हैं, सरकार जितना पैसा देती है और हम जितना पैसा लगाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ट्रैवल एक्सपेंस, ये सब चीजें, फार्मेसी जाना, मतलब हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ता है। वही चीजें सारी यहाँ पर इंडिया की पैलिएटिव केयर का जो प्रोग्राम है वो यही है, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, 2012 में लॉन्च किया था, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, ताकि हर एक को 3 तरीके की होती है, पेन और सिम्टम से जुड़ा हुआ, मतलब साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और फिजियोलॉजिकल, 2-3 तरीके का सपोर्ट दिया जाता है यहाँ पर। और बाहर के देशों में काफी ज्यादा है, और कैंसर एड्स जैसी चीजों से क्वालिटी पेन रिलीफ दिया जाए, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में दिया जाए। इसके साथ में जितने भी और कैंसर के, डायबिटीज के, स्ट्रोक के, एल्डरली, एड्स, हेल्थ मिशन, ये सब जुड़ करके इसके साथ काम कर रहे हैं, ताकि एक बेटर सिस्टम तैयार किया जा सके पैलिएटिव केयर का। जिसको टर्म को दिमाग में रखना है, इसकी फंडिंग भी जो है अलग से कुछ नहीं दी जाती है, कोई बजट नहीं आता। मिशन, हेल्थ मिशन के साथ ही इसको प्रॉपर पैसा दे दिया जाता है, स्टेट्स और यूटीज मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। वो बात अलग है कि ये सिर्फ अभी पेपर्स में ही इम्प्लीमेंटेड है। अगर रियलिटी की मैं बात करूँ तो रियलिटी में ये सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है। और ये इंडिया से शुरू हुई थी एक, इंडिया में शांति अवेदना सदन है मुंबई में, वहां से इस चीज को स्टार्ट किया गया था पैलिएटिव केयर सेंटर के रूप में, कि वहां पर अलग से ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली और गोवा में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन बस वही है, उसके बाद तो कोई बनाया नहीं गया। उसके बाद थोड़ा बहुत करते 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 साउथ इंडिया में बनाया, या केरल के अंदर, तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में पैलिएटिव केयर को बना दिया गया। फिर वहां पे बहुत ज्यादा ये रिसोर्सेज ही नहीं है इनके पास, कोई वॉलंटियर बेस पे आते हैं लोग, कि बस अपनी मर्जी से लोग, इच्छुक लोग आ रहे हैं। तो वो तो वही बात है ना, कि जितने ज्यादा वॉलंटियर्स आएंगे अपनी मर्जी से, उतना ज्यादा कंट्रोल होगा, ये उतना ज्यादा बेटर होगी चीजें। पर बहुत कम लोग आते हैं ना अपनी मर्जी से, एवरीबडी इज इन देयर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस और डूइंग देयर वर्क और हैविंग देयर जॉब्स एंड ऑल। तो वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं सारे लोग। तो लोग पूरे आ नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते, इसलिए पैलिएटिव केयर आज भी उतना का उतना ही है। सरकार की तरफ से असिस्टेंस उतनी नहीं है इसके ऊपर। और मैं ये कहूंगी ये टॉपिक ऐसा जिस पे कोई बात ही नहीं करता है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई बात ना तो करना चाहता है और ना ही कोई करता है इसके ऊपर बात। तो ये कुछ टॉपिक्स इस तरीके से ही रह जाते हैं जिन पे कोई बातचीत ही नहीं हो पाती। वही चीज है ये पूरा जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ पैलिएटिव केयर पे, ठीक है। उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, आप इसको रीड कर सकते हो, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, वही जो मैंने हमेशा आपको समझाया है वही सेम चीज है, कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब सेपरेट नहीं आपको मिलेगा, जो आपको पता है, जो आप पढ़ चुके हो, वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें, ये एक आर्टिकल का हिस्सा है, ये कहलाती हैं
क्लियर है, रीड कर सकते हो। थोड़ा इसको बेटर बनाने के लिए हेल्थ सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए, इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग देके वॉलंटियर्स को बढ़ाया जाए, और वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में मनी जो है वो दी जाए। ऐसा ना हो कि केवल यहीं पर हो, वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर मिलना चाहिए, उनको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे लोग इकट्ठा आके जुड़ेंगे। ठीक है भाई, ये आप पूरा रीड कर सकते हो। पॉलिसी और फंडिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस यहाँ पे अच्छे से तैयार करने चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्योंकि अभी यहाँ पर जो पूरा तीस्ता डैम में फ्लड्स आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए थे, उसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट का जो पूरा मॉडल है वो पूरा खराब हो चुका है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ये बताता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स, मॉडल्स, हमारे एक्ट्स हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के कितने प्रति अनुकूल है। यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पे बताता है, हमें ये बताता है कि ये इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे सही रहने वाला है। उसे कहते हैं एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रोग्राम या इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि यहाँ पर ये बताएगा कि हमारा जितना भी डेटा इकट्ठा हुआ है वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, ये प्रोजेक्ट ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या हमें आगे चल के लॉन्ग टर्म हमें हेल्प करने वाला है। या आप रीड कर सकते हो, मैं वही समझा रही हूँ, कुछ नहीं अलग से। ये प्लानिंग कमीशन लेकर के आई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोजेक्ट्स के तहत, जिसमें ये बोला गया था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो एनवायरनमेंट पे कितना लंबे समय तक हमारे लिए चल सकते हैं, उसमें कितना बेनिफिट हमें पहुंचा सकते हैं। फिर ये धीरे धीरे करके इसको यहाँ पर अलग से प्रोग्राम बना के इसको इम्प्लीमेंट किया। जनवरी 27 को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। EIA नोटिफिकेशन आई, इम्प्लीमेंट कराया, 12 अमेंडमेंट्स कराए गए 11 सालों में। और फिर इसी तरीके से करते करते सारी पावर्स दे करके इस पूरे को एक बेटर रूप में बनाया गया, डिसेंट्रलाइजेशन करके ड्राफ्ट तैयार किया गया, और उसके बाद फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो प्रोजेक्ट्स को दे दी गई। ठीक है, लेकिन इसमें भी आज के समय में बहुत प्रोजेक्ट्स जो है वो खराब हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह जैसे हिमालयन रीजन है, बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे अभी भी एनवायरमेंट के रिस्क को नहीं देखा जा रहा है। वहां ये नहीं देखा जा रहा कि आपके कितने प्रोजेक्ट्स में कितने नेशनल पार्क आ रहे हैं, फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व आ रहे हैं, उनको भी तो प्रोटेक्शन देना हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। हिमालयन रीजन जो है उस पे सबसे ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि आप उसको, उस रीजन को बाकी देश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत है। तो आप पूरे देश के लिए सेम मॉडल तैयार नहीं कर सकते एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ। समझते हो ना इस बात को? तो कुछ कुछ रीजन होते हैं जो फ्रेजाइल इन नेचर होते हैं, नाजुक होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा वल्नरेबल होकर के ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी इसमें अलग बनानी पड़ेगी, वहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, वहां पे इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स को भी वहां पे ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। और आज के टाइम पे इतना ज्यादा हिमालयन स्टेट्स में तबाही मच चुकी है, आपको पता है पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में इतना बुरा हाल हुआ है, लोग जाने से डरने लग गए थे। तो ये प्रॉब्लम जो हुई है ना, वो हम वही इसी का तो भुगतान कर रहे हैं, जो हमने पहले कमियां करी हैं उसी का भुगतान हम आज कर रहे हैं इसमें, हमने जो पहले ध्यान नहीं दिया है। तो ये है EIA, याद रखिएगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें अब ये फ्यूचर कंसर्न में बोला जा रहा है कि हम लोग एक टूल का डेवलप करें, नीड्स पे ध्यान देते हुए कुछ ना कुछ बेटर उसको बनाने की कोशिश करें, और जो भी हम यहाँ पर तैयारी करते हैं उसमें टेलर करें, मतलब उसमें एक ऐसा स्कोप रखें कि हम लोग उसमें कुछ चेंजेस भी कर सके। अगर कल को हमें चेंजेस भी करना हो, वो तो उसमें टेलर होता है ना, कि आप उसमें कभी भी कढ़ाई बुढ़ाई सिलाई करके कहीं से भी उसमें ठीक ठाक कर दो उसको। तो ये वही प्रोजेक्ट है कि इसमें ठीक ठाक करने का स्कोप अपने पास अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप ये रीड कर सकते हो, फंडामेंटल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की हमारे को बेहद जरूरत है इस पूरे में। क्लियर है भाई यहाँ तक? फोर्थ है हमारा जेंडर डिस्पैरिटी। आपको पता है कि ये वाला टॉपिक तो हमेशा से न्यूज में ही रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो जेंडर गैप की रिपोर्ट आई है, आपको पता था ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में हमारा 111 नंबर है, याद रखिएगा। ये जेंडर डिस्पैरिटी की जो है ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट है, उसमें WEF निकालती है। और जबकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्स निकालती है। तो ये जो हमारी जेंडर गैप की रिपोर्ट है WEF जो यहाँ पे निकालती है, वो ये बोलती है कि पहले के टाइम पे हमारा जो है स्टेटस इंप्रूव हुआ है, 127 हमारी है आउट ऑफ 146। इम्प्रूवमेंट तो क्या, ये बहुत पीछे हैं अभी भी हम लोग। तो हमारी ये रैंक पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? ये UPSC, CAPF, CDS, CSC, बहुत बार ये सवाल किया जा चुका है इसके ऊपर। तो अभी ये बोला है एक अलग से एक पर्सन है, क्लॉडिया गोल्डविन वर्क। उन्होंने, ये क्लॉडिया गोल्डविन है, एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने भी यहाँ पर
जो है वुमेन का, अगर वो वुमेन मार्केट में जाती हैं तो उनको किस तरीके से इकोनॉमी में रोल प्ले होता है, जीडीपी में रोल प्ले होता है, उसके बारे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है। उनके रिसर्च वर्क में उन्होंने काफी चीजें बताई हैं, जेंडर डिफरेंस के बारे में बताया, मार्केट एजुकेशन में। तो कंपनीज भी यही करती है ना, कंपनीज भी तो मेन को ही हायर करती हैं ओवर वुमेन। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे शादीशुदा महिला है, इसके ऊपर तो बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बच्चों की होगी, पति की होगी, घर की होगी, तो ये छुट्टियां कर सकती है, हो सकता है ये इसकी खुद की भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके जो शेड्यूल्स होंगे वो ठीक नहीं होंगे। और कई बार ऐसे जॉब वर्क होते हैं जिसमें थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं। लॉन्ग आवर्स के लिए मेल को ज्यादा यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। डिजिटल डिवाइड भी ऐसा बोला जाता है कि महिलाओं को डिजिटली थोड़ा कम चीजों के बारे में आता है, डिजिटल सेक्टर में मेल ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से चीजें जो है ना आज भी एग्जिस्ट करती है। मैं चाहे कितना भी बोलूं कि नहीं हमारे भारत आगे बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन ये आज भी एग्जिस्ट करती है। तो वर्क फोर्स में ये सारी जो चीजें हैं इसको इनहेंस ना करते हुए कम करने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करना जो फीमेल ओरिएंटेड, वैसे किए गए हैं। मैं बात करूं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ फीमेल को डेडिकेटेड हैं। इतने सारे ऐसे अलग से हमें मतलब बेटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एस्टैब्लिश करवाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स भी दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स भी दे रहे हैं, फी फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं इवन। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मेंटालिटी को भी चेंज करना चाहिए, ज्यादातर मेल्स की मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, रियलिटी आपके सामने लेके आ रही हूँ, न्यूट्रल वे में बता रही हूँ, जो है वो बता रही हूँ, जो है एग्जैक्टली वही बता रही हूँ कि थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है। फीमेल ऑल्सो वॉन्ट्स टू वर्क, ये वाली बात सबको समझने की जरूरत है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। चाहे कल को एक महिला की शादी हो जाती है, उसके सास ससुर भी हैं, ससुर सास है वो भी तो यहाँ पर वही है ना, एक फीमेल है। तो फीमेल को भी यहाँ पे समझने की जरूरत है कि केवल मेल नहीं, फीमेल को भी जरूरत है। ठीक है? तो इस तरीके से अगर यहाँ पे इस चीज को समझा जाए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है? लास्ट आर्टिकल है हमारा, डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दी है डिजीजेस की, और आयुर्वेद को भी इंक्लूड करने के लिए बोला था हमारी गवर्नमेंट ने। तो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर जो है अलग से एक पूरा बताया इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर, आयुर्वेद को इंक्लूड करते हुए रिवाइज एडिशन करके एक और उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट को यहाँ पर दिया है। आईसीडी एक होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होती है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि कौन कौन सी जो है हेल्थ कोड यहाँ पे कितना रहेगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मतलब हर एक चीज का, हर एक हेल्थ को डेटा को यहाँ पे निकाला जाता है। तो इंडिया ने यहाँ पर ये बोला था कि इस पूरे सिस्टम में आयुर्वेद को भी इंक्लूड करो। आयुर्वेद का सिस्टम बहुत एक इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, और ये सिस्टम जो है ट्रेडिशनल मेथड को अपनाता है और साथ ही साथ मॉडर्न मेथड्स को भी इंक्लूड करवाता है। हमारे भारत में इसके लिए सेपरेट एक आयुष मिनिस्ट्री भी है जो आयुर्वेद के डायग्नोस्टिक को भी यहाँ पर बेटर बनाती है। तो यहाँ पर इस चीज को इंक्लूड करा तो उसके लिए उन्होंने रिवाइज एक प्रॉपर निकाला है, उसी को आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि आप आज के टाइम पे तो वैसे देखो इस पूरे को आयुष सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, और धीरे धीरे और इसमें इम्प्रूवमेंट आके चेंजेस भी और किए जाएंगे, जो कि बहुत पुराना सिस्टम है ये आयुर्वेद। आयुर्वेद आज का सिस्टम तो है नहीं कि इसको आज इजाद किया गया है, इतना पुराना सिस्टम है और आज भी हमें फायदा दे रहा है। हमारे पूर्वज कितने ज्यादा समझदार थे। हम कहते हैं कि पूर्वज मॉडर्न नहीं थे, उनकी रूढ़िवादी सोच है, ये है, लेकिन आयुर्वेदा मेडिसिन, आयुर्वेद जो है वो इतना पुराना सिस्टम होते हुए भी आज भी हमें हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में जानकारी देता है। इंडिया और नेपाल में है 80% से ज्यादा हम लोग जो है यहाँ पर आयुर्वेद का ही आज भी समय इस्तेमाल करते हैं। हर्बल मेडिसिन का, मेडिटेशन, योगा, इन सब का आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम एंशंट आयुर्वेद, आज की जो सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, इवन किडनी स्टोन के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, पथरी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इन सब में भी बहुत यूज किया जाता है। ठीक है? ये जो है हिंदू गॉड आयुर्वेद के कौन कहे जाते हैं? हिंदू गॉड कहे जाते हैं आयुर्वेद के धन्वंतरी। ये धन्वंतरी आयुर्वेद के गॉड कहे जाते हैं, जिन्होंने हिंदुइज्म में गॉड ऑफ आयुर्वेद बोला जाता है। इनका पुराण में भी मेंशन किया गया, आपको पता होना चाहिए इनका नाम। इनकी पिक्चर वगैरह काफी आपने देखी भी होगी, कई जगह पे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वहां पे इनकी पिक्चर्स भी अवेलेबल। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेटमेंट है यूपीआई पेमेंट मेथड्स के ऊपर। अलग अलग यूपीआई पेमेंट्स मेथड है, यूपीआई की फुल फॉर्म आपको पता ही है। अब आता है हलो यूपीआई। हलो यूपीआई एक ऐसी ऐप लॉन्च की गई है जिसमें आप यूपीआई से टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो, बातचीत तक कर सकते हो। आप पेमेंट्स, आपको बात वॉइस कमांड्स भी करोगे आप, मतलब क्या करोगे, आप बोलोगे हेलो यूपीआई,
और फिर वो आप अपना पैसा यहाँ बोलोगे और वो ट्रांसफर कर देगा कि इतना अमाउंट इसको ट्रांसफर करना है। उसे कहते हैं हम हेलो यूपीआई। जैसे अभी क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना हेलो गूगल, हे सीरी, हे बिक्सबी, बोलते हैं ना हम लोग अलग अलग फोन में। जैसे सैमसंग है तो हे बिक्सबी, एप्पल है तो हे सीरी। ठीक है, हम ये सारे जो सिस्टम बोलते हैं ना, वही सिस्टम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर भी ये अपना इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। ऐसे यूपीआई लाइट एक्स है। ये यूपीआई लाइट एक्स भी एक अलग से बनाया गया है ताकि आप भीम ऐप पे यूपीआई लाइट को भी इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो। यूपीआई टैप एंड पे करके भी स्टार्ट किया गया। ये पेमेंट्स मेथड्स है पूरे। ठीक है, तो इसमें से आप स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मिस्टेक थी बस, कि वो आपको टेक्स्ट टू स्पीच कैपेबिलिटीज नहीं देगा। बस वो आपको पूरा आपकी जो लैंग्वेज होगी उसको सुनेगा और समझेगा और आगे रिस्पॉन्ड करेगा। आपने बोला हेलो यूपीआई इतने का पेमेंट इस पर्सन को कर दो, वो आपकी पेमेंट को उतना करवा देगा। उसे कहते हैं हम हेलो यूपीआई। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। यूपीआई टैप एंड पे में कुछ नहीं होता, आपको क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी को लिंक करके सीधा आप पेमेंट कर सकते हो। ये कार्ड होते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट पूरा इजीली कर सकते हो। तो ये यूपीआई के मेथड्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा था, इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आर्कटिक डाइपोल। आर्कटिक डाइपोल जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आर्कटिक रीजन में होगा। इंडिया का आर्कटिक रीजन में एक रिसर्च सेंटर भी है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको नोट कर लो अपने नोट्स में। हिमाद्री, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि आर्कटिक में कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो वो आर्कटिक में हमारा हिमाद्री है। जबकि एंटार्क्टिका में हमारा दक्षिण गंगोत्री, जो कि अब डिकमीशन हो गया है। उसके अलावा भारती और मैत्री है, ये दो हैं हमारे एंटार्क्टिक में। ठीक है, अब आर्कटिक डायपोल जो है वो ये बोला गया कि आर्कटिक ओशन सी की जो आइस है वो पिघल क्यों रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसे आर्कटिक डायपोल बोला जाता है। तो आर्कटिक डायपोल सही लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि भाई जितना जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं वो वहां की आइस पिघलने की वजह से 2007 से। फिर आर्कटिक डायपोल अभी पॉजिटिव फेज में चल रहा है, मतलब कि वहां पर हाई प्रेशर ओवर लो प्रेशर चल रहा है। और ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ये 2007 से 2021 में एसिलरेट ज्यादा हुए हैं, ज्यादा इसको पुश मिला है। तो अभी ये रिसेंट स्टडी आई है, इसे कहते हैं डाइपोल एनोमली। दूसरा नाम भी है इसका डाइपोल की एनोमली, जिसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाई है कि आइस का जो फ्लो है आर्कटिक जो है वो सेंसिटिव कितना ज्यादा है, उसके बारे में ये पूरा एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, इस पूरे आर्टिकल के आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है आज का हमारा कि जो भी हमारा ओल्ड मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो रहा है, ये आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इसको समझिएगा, लिखने से पहले इस पूरे आर्टिकल को मेरे साथ समझिएगा। देखो अभी हमारा ओल्ड मल्टीलेटरलिज्म खत्म हो रहा है। पहले के टाइम का जो हम लोग आगे जुड़े हुए थे वो खत्म होके G20 की प्रेसिडेंसी की वजह से हम लोग यहाँ पर जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच का जो गैप है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ओल्ड वायरस को खत्म करके नए ग्रुपिंग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है मल्टीपल ग्रुपिंग्स को बनाना, मल्टीपल कंट्रीज को जोड़ना। तो पुराना जो चीजें चल रही थी उनको हटा के हम नई नई चीजें को लेके आ रहे, G20, क्वाड, I2U2। तो ये सारी जो चीजें हैं नया ऑर्डर लेकर के आ रही है। चाइना का थ्रेट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग नई 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 न्यू ऑर्डर बना रहे हैं ना। इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग बना रहे हैं, क्वाड बनाया, ऑकस बनाया, बनाए नहीं बनाए, ताकि हम लोग पुरानी ग्रुपिंग्स को हटा के चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। वही ये पूरा आर्टिकल है, हम लोग मल्टी अलाइनमेंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के नए नए समिट्स में क्वाड है, आसियान का समिट है, ग्लोबल साउथ का है, G20 का है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। इतने सारे अलायंसेस को फोकस करते हुए मल्टीलैटरलिज्म में भी हम लोग न्यू ऑर्डर की तरफ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, न्यू ऑर्डर की तरफ हमारा फोकस जो चल रहा है उसी की ये बात चल रही है कि हमारा जो ये न्यू ऑर्डर फोकस है ये किस तरीके से चल रहा है, उसी के ऊपर बात है। समझे भाई बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन बात है।
कॉन्सेप्ट समझ में इसका समझना बहुत जरूरी है कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये पूरा आपका आर्टिकल है, आपको दिमाग में एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसको लिखिएगा जरूर पूरा इस आर्टिकल को, मल्टीलैटरलिज्म और ये न्यू ऑर्डर में आपको आईआर से जुड़ी हुई चीजें, अगर आप चाहते हैं कि आईआर को स्पेशली आपको कराया जाए क्लास में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैम आईआर की स्पेशल क्लासेस लगे और अलग से इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहेंगे तो बिल्कुल आपको करवाया जाएगा, जरा बताइएगा। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।